बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ाक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों से पूछ कैसे रही हैं हैं? कैसे हैं, अपना बताएं कैसी हैं आप। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं और जब मेरी नाज़रीन से मुलाकात होती है तो मैं और ज़्यादा ठीक हो जाता हूं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जी। कि आपको कभी ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे क्या क्या फ़राइज़ हैं, मेरी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। वैसे हम यूजुअली ये देखते हैं कि हर शख्स जो है वो ये शिकायत करता हुआ नज़र आता है ना कि मुझे ये मेरा हक़ नहीं मिला, देखो ना हमारे पास ये नहीं है, देखो हमारे पास वो नहीं है, हमें वो चीज़ नहीं आती। बाहर ममालिक को देखें, यूरोप में देखें, वहाँ तालीम फ्री है, वहाँ सेहत फ्री है, वहाँ ये जी। हम शिकायतें करते हुए नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा। मगर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस हद तक निभा रहे होते हैं? फ़हीम, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है वो हमेशा पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, हम अपने हुकूक की बात कर रहे होते हैं, हम अपने फ़राइज़ की, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हम उसकी बात नहीं करते। और अगर हम बात करें जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ होती हैं, तहज़ीब याफ्ता माशरे जो होते हैं, उसमें हर इंसान जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स देयर फैमिली, देयर कम्युनिटी। इवन जिस शहर में वो रह रहे हैं, जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, उनकी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कहते हैं ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उसका हमें फुकदान नज़र आता है। हाँ, कमी नज़र आती है। पता होता असल में यह है कि हम लोग दूसरों के लिए जब कि सोसाइटी में रह रहे होते हैं ना, तो हम सारे मिल के एक दूसरे के लिए रह रहे होते हैं। हर कोई कहीं ना कहीं दूसरे के लिए हेल्पफुल होता है। एक अगर कोई वकील है, कोई अगर कोई पुलिस का डिपार्टमेंट है, या जितने भी डिपार्टमेंट है, वो सारे कहीं ना कहीं दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं। तो हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं जो दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ें महंगी दे रहे हैं, हाँ। जो झूठ बोल रहे हैं, कम तोल रहे हैं, वो सब के सब जो हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में दूसरे लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। और हम खामोशी से उन सारे लोगों को काम करने दिए जा रहे हैं। हम किसी का इनकार नहीं कर रहे, किसी का बाइकआउट नहीं कर रहे। खैर, मैंने कल एक दोस्त के साथ में बैठा हुआ था, तो शाम में मैंने फैसला किया, पता नहीं क्यों उस वक्त टॉपिक वगैरह की बात नहीं हुई थी, तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा मुझे लॉ पढ़ना है। अच्छा। हाँ, मुझे अब मैं इंशाल्लाह आज से कल से मैं उसकी बुक्स वगैरह लेके मैं लॉ जो है वो मैं पढ़ूंगा एक दफ़ा सारा। लेकिन फ़हीम, आपने ये फैसला क्यों किया, ये मुझे बताएं। मैंने इसलिए किया कि मुझे कम से कम पता होना चाहिए कि मैं जिस रियासत में रहता हूँ उसका वो मतलब वो कानून जो है वो मुझे कितनी आज़ादी देता है, क्या मेरे फ़राइज़ हैं, क्या मेरे हुकूक हैं, मुझे सब वो पता होना चाहिए। तो मैं अपने फैसले से बड़ा खुश हूँ। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द अपने लिए, किसी के लिए नहीं, कोई शायद मैं उसके एग्ज़ाम्स भी ना दूँ, मैं शायद मैंने कोई सोचा भी ना हो, बट यस, मैं लॉ पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आपको इसके लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। नहीं, आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी बताऊंगा, आपको बहुत मुश्किल मुश्किल उर्दू जो है ना वो बताऊंगा मैं आके, देखो ये लिखा हुआ था यार, इसका मतलब तो ये है। जी जी। ओके दोस्तों, आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। और आज हम आपको बताएं कि हमारे प्रोग्राम में जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस मौजू का इंतखाब किया है मेरी टीम ने, वो एक नहायत ही खूबसूरत मौजू है। यकीन माने, मेरा दिल चाहता है कि ऐसे मौज़ूआत पे सभी चैनल्स जितने भी हैं वो काम करें, और इस बारे में बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है। मौजू है अच्छे शहरी के फ़राइज़। एक शहरी जो है उसके क्या क्या फ़राइज़ हैं, इस बारे में हमें जो है वो बिल्कुल पता होना चाहिए। आप वैसे इस बारे में क्या कहती हैं, ये इस मौजू के बारे में क्या राय है आपकी? फ़हीम, हम जैसा कि आपने अभी स्टार्टिंग में भी कहा कि हम हमेशा अपने हुकूक की बात करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों और अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं, जो कि एक सिटीज़न के तौर पे हमारे ऊपर आयद होती हैं, हम उनको भूल जाते हैं। हम बासानी जो है सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी और जो दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल देते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बात की, झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, और दूध में पानी मिलाते हैं। दूध जो कि बच्चों की ग़िज़ा है, उसमें हम पानी मिलाते हैं। दवाइयाँ यहाँ जाली मिलती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली वक्त आ गया कि जनाब तारुफ करवाया जाए कि हमारी आज की मेहमान शख्सियत कौन है, किन से हमें बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं एक
तज्ज़ियाकार हैं और ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। माशाल्लाह मुख्तलिफ शोबों में जो है एक बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब नदीम मौलवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी इजाज़त हो तो हम एक वक्फ़ा लेने जा रहे हैं, वक्फ़े की तरफ जा रहे हैं। वक्फ़े से जैसे ही वापस आएंगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि अभी बातचीत शुरू करें और बीच में ब्रेक आ जाए ये हमें गवारा नहीं। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और आज हम बात कर रहे हैं एक अच्छी शहरी के फ़राइज़ क्या हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, ब्रेक से पहले हमने उनका तारुफ भी कराया था। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर, महज़ब माशरे की हम बात करें, हम एक महज़ब माशरे में रहते हैं और इस मुल्क के शहरी होने के नाते हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे कुछ फ़राइज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक अच्छे शहरी होने के नाते हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? इससे पहले कि मैं बताऊं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, मैं बता रहा हूं आपको कि माशरा क्या सोच रहा है। एक शेर मैं अर्ज करता हूं माशरे के मुताबिक। जो माशरा सोच रहा है इस वक्त, अपना दर्द समझने वाले शहर के अंदर कितने हैं। वीरानी खुद कह रही है बस्ती में घर कितने हैं। वाह 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 वाह। तो हमारी अपनी ये एक दर्द है। हर एक जिस घर का दस्तक देंगे आप, उस घर के अंदर से एक शख्स निकलेगा और वो अपनी दर्द भरी दास्तान बताएगा। पर इस दर्द की दवा हम किससे ढूंढें? अक्सर बच्चे कहते हैं माँ बाप को काम करें, माँ बाप कहते हैं हुकूमत काम करे, हुकूमत कहती है हमारे पास वसाइल नहीं है। ये हम ब्लेम गेम खेलते हैं। फिर वही बच्चा सीख के जब बड़ा होता है, बच्चा कहता है क्या मेरी ज़िंदगी है, मैं तो परेशान हूँ, मुझे क्या मिला, मुझे क्या दिया। पर ये कोई नहीं सोचता कि मैंने क्या दिया। कभी किसी बच्चे ने ये नहीं सोचा होगा कि मैंने अपनी माँ को क्या दिया। वो समझता है कि ये मेरी बस माँ को हुक्म चलाना, माँ मुझे खाना चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए, बाप मुझे ये चाहिए। वो ये नहीं सोच रहा कि ये बाप किस तरह से पैसे कमा के लाएगा। वो ये नहीं सोच रहा, और बाप ये नहीं सोच रहा कि रियासत जो है, जो माँ की तरह है, वो किस तरह चल रही है। हम ब्लेम गेम खेलते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं, मईशत को तबाह कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं जी, वही ब्लेम कि जी मेरा बच्चा ख़राब हुआ तो उसकी वजह जो है उसके दोस्त थे, उसके पड़ोसी थे। हमने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, हमने अपने मुल्क को टाइम नहीं दिया। हमें पेट्रियाटिज़म कहाँ है? क्या पेट्रियाटिज़म सिर्फ फ़ौजियों के लिए है? क्या हुब्बुल वतनी सिर्फ मतलब हुकूमत के लिए है? हमारी का हम NGOs बनाते हैं, रोटरी क्लब, पोट्री क्लब, छोटरी क्लब, बहुत से। 25,000 रुपये दीजिए, आइए 5 स्टार होटल में, आपकी PR बड़ी अच्छी बनेगी। उसके बाद एक गरीब के घर चला के पोलियो के 2 कतरे डाल के एक फ़ोटो खिंचवा देंगे। वाह व्हाट अ नाइस मैन। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएगी। ईदी साहब जैसे लोग तो बहुत कम नजर आते हैं मुझे, जो सीधे हाथ से काम करते थे, उल्टे हाथ को पता नहीं लगता था। मैं अच्छा, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो एहसास का जिक्र कर रहे हैं आपके। हमें इस वतन, इस मिट्टी के साथ जो हमारी मोहब्बत है, जो रिश्ता है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो फ़राइज़ हैं, उसका एहसास हमारे अंदर आ जाए। और देखें, जब एहसास आ जाता है तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतरी की तरफ आ जाती हैं। तो वो एहसास पैदा कैसे हो सकता है? और एक प्रोग्राम के आगाज़ में ज़ारा ने यह भी कहा कि हम एक महज़ब मुआशरे में रहते हैं। क्या ईमानदारी से बताइए, आपको लगता है कि हम एक महज़ब मुआशरे में रहते हैं? हम एक लालच में गिरे हुए माशरे के अंदर बैठे हुए। हर इंसान लालची है, हर इंसान। मैं खुद जो इस मंच पे आके बैठता है, जो मीडिया पे आता है, या तो वो अपने आप को जज समझता है या वो अपना मंजन बेच रहा होता है। हाँ। कभी आपने ये नहीं देखा होगा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट का थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे, लोग मुझे एक्सपर्ट कहते हैं, पर मैं कहता हूँ मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में तो तबाह हो गई, ये हुकूमत की वजह से ये हो गया मार्केट।
किसी ने ये नहीं देखा कि दुनिया भर के अंदर स्टॉक मार्केट जब तेजी से ऊपर जाता है तो एक अल्फाज आती है करेक्शन, और वो करेक्शन दुनिया की किताबों में लिखा है कि मिनिमम या मैक्सिमम मिन मैक्स 10% तो ज़रूरी है। तो अगर 42,500 के ऊपर 10% करेक्शन आती है जो कि 40,300 और 400 पे टच करती है और फिर वापस ऊपर 400 पॉइंट चले जाती है, तो क्या इसका कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है? तो बात ये होती है जिसको जो समझ में आता है, अब जो ऑपोजिशन अपने हिसाब से लगा हुआ वो अपने हिसाब से वो है? ये कहते हैं कि जी ये हमारी वजह से हो गया। दूसरा वो कहेगा जी मैं तो एक्सपर्ट हूँ। हमें नॉलेज अब बात की आपने बड़ी प्यारी की है कि ये एहसास दिलाए कैसे, आए कैसे? एहसास उस वक्त आएगा जब आप अपनी जात के पास एक दो फरिश्ते हैं ना, एक नेकी का एक बदी का, तो एक नैब अपने पास खड़ा कर दे जो खुद आपकी इन्वेस्टिगेशन करे। ये नहीं कि कोई बाहर का, आप अपने अंदर एक सेल्फ, एक वो जैसे कहते हैं ना, जैसे आप माशाल्लाह से बहुत पुराने एंकरिंग कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, आपको पता है आपके अल्फाज निकलने से पहले आपका एक एडिटिंग होती है आपके दिमाग में। वो मिनी सेकंड्स में आप देख रहे होते हैं कि मैंने कौन से अल्फाज बोलने हैं, और इतनी नेचुरल वे में बोलते हैं कि किसी को नहीं पता लगता। पर आपके हर अल्फाज जिसे कहते हैं ना कि गिने हुए होते हैं, तोले हुए होते हैं, और वही कामयाबी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा नदीम भाई, मतलब आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये हमें खुद अपने अंदर जो है ना वो एक अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है, तजिया करने की ज़रूरत होती है। और ये वाकई बात 16 आने ठीक है। हमारे टीचर कहा करते थे कि आप रात को सोने से पहले आप सुबह से लेके जो आपने शाम तक बिस्तर तक आने तक जो किया है ना उसको याद करें कि क्या किया है आपने, और इसमें से आपने क्या गलत किया है, वो क्या आप ये जो सही किया है वो क्या आप और सही कर सकते थे। एक एक चीज़ को सोचें, मुश्किल से आपके 10-15 मिनट आएंगे, आपको नींद भी आ जाएगी, आपकी याददाश्त भी बेहतर होगी, और आप अगले दिन के लिए दोबारा काम करने से पहले आपके पास एक पूरा रिव्यू भी होगा कि ओके मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। खैर ये एक प्रैक्टिस है, ये हमें करनी चाहिए, इससे बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक वक्फा आ गया जनाब, वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो हम नदीम मौलवी साहब से मजीद इसी तरह की बड़ी खूबसूरत सी बातें जानेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं अच्छे शहरी के फ़राइज़ के हवाले से। तो जी ज़ारा, अच्छे शहरी के फ़राइज़ के हवाले से कुछ आपकी मालूमात में इजाफा हुआ? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, एहसास ज़िम्मेदारी। हम हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी जो है, जैसा कि आपने बोला, दूसरों पर डाल देते हैं कि वो ठीक नहीं है, उसी को कसूरवार ठहराते हैं, उसी को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर नहीं देखते, अपने काम के ऊपर, अपने फेल के ऊपर। बेसिकली हम ओनरशिप नहीं लेते अपनी चीज़ों की, हमेशा ब्लेम करते हैं। उस हवाले से सर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जो आगाज़ में मैंने कहा ना, अपना दर्द समझने वाले, अब हमें उसको उलट करना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा दूसरे का दर्द समझिए तो अपना दर्द भूल जाएंगे, दूसरे के आंसू पोंछिए, अपने आंसू आपके खुद ब खुद कोई ना कोई आके पोंछ लेगा। हमें इस माशरे में अब तब्दीली लानी है, नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी की तरफ लानी है जी। और पॉजिटिविटी उस वक्त आएगी जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ क्या है कि जो नेगेटिव खबरें हैं वो जल्दी बिकती है। आप कोई भी बुराई फेसबुक पे लगा दें वो 100% शेयर हो जाएगी। जी जी। कोई अच्छाई लगाएंगे वो शेयर नहीं होती। ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में हर आदमी चाहता है हीरो बनने को। अच्छा, हीरो बनने के दो तरीके। माफी चाहता हूँ, यहाँ पे एक जुमला मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। आपने कहा ना कि अच्छी बात लिखें वो शेयर नहीं होगी, और ये किन लोगों में नहीं होगी? जिन लोगों को आपने खुद मुंतखब किया हुआ अपने दोस्तों के लिए। ये वो लोग हैं चुने हुए, आपकी अपनी फ्रेंड लिस्ट है, आप उनके बीच में रहो, वो भी पसंद नहीं करेंगे। अच्छी बात। एक तो है ना कि बाजार में आपने छोड़ दी, पब्लिक में नहीं, एक वो लोग जिनको आपने खुद अपना दोस्त बनाया, आप जानते हैं कहीं ना कहीं ताल्लुक है, वो भी आपको नहीं भाव देंगे।
मसला यही है हमारे माशरे में फ़हीम के हम लोग जो है ना पॉजिटिवनेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। पिछले 10-20 सालों से मैंने ये देखा है कि हर कोई, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो भी नेगेटिव बातें करता है। एक खातून होती है, आजकल तो वो वुमेन एक्टिविस्ट ज़्यादा हो गई हैं कि औरतों की हुकूक दे, वो भी नेगेटिव। वो ये नहीं बता रही है इस माशरे के अंदर ऐसे भी मर्द हैं जो अगर वो 1 घंटे लाइन में खड़े भी होते हैं, एक औरत को देखते हैं तो वो कहते हैं आप पहले बिल भर दीजिए। वो इस माशरे में वो खातून ये नहीं बताती कि बस रश में लटक रहा है मर्द, पर जहाँ औरत को दिखता है वो बस में औरत की सीट खाली कर देता है। तो इस माशरे में क्या है कि हम अच्छाई नहीं, क्योंकि वो बताएंगी तो वुमेन एक्टिविस्ट नहीं कहलाएंगी, वो उस औरत को, वो पीछे जो क्राउड आ रहा होगा वो नहीं आएगा। यहाँ एक औरत पे जुल्म होता है तो उसके पीछे 1 करोड़ औरतें, मर्द सब आ जाते हैं। जो 100 मर्दों पे जुल्म होगा उसके पीछे नहीं आएंगे। ये हमारे यहाँ ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा क्यों ना हो, उसके भी हुकूक होते हैं। आप उसको उसके राइट्स दें। फ़हीम ने एक बड़ी अच्छी बात ब्रेक में कही, और उससे पहले भी कह रहे थे कि मैं वकालत पढ़ूंगा, वकालत करने के लिए ही नहीं, अपना इल्म हासिल करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अपने हुकूक क्या है और आपने क्या करना है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आजकल एक नया तर्ज कराची के अंदर शुरू हुआ। आप वो तंदूर वालों के पास जाए तो उसमें लिखा है कि पैसे आप दे, रोटी हम देंगे गरीबों या को। नेकी की टोकरी, नेकी की टोकरी। अब उसके अंदर कई लोग जाते अपने लिए 4 रोटी ले रहे होते हैं तो कहते हैं चलो भाई 1 रोटी के पैसे मैं दे देता हूँ। अच्छा, मैंने इसी सोच को बेहतर करने के लिए मैंने क्या किया, घर पे मेरे खाना तो पकता है, सबके घर में पकता है। मैंने अपनी मासी से कहा एक आदमी का और खाना बना दिया करें। तो कहने लगी सर क्यों? मैंने कहा हम जितने लोग हैं एक आदमी और। कहने वो कौन? मैंने कहा वो है गरीब। तो कहने मतलब? मैंने कहा उस एक आदमी का खाना लेके मैं गया तंदूर वाले के पास और मैंने कहा ये मैं इधर रख रहा हूँ, जो भी गरीब आएगा ना रोटी लेने के लिए, सालन मेरी तरफ से होगा। और ये रोज का मैंने सिलसिला कर दिया कि मेरा जो खाना होगा, मेरा एक मेहमान, एक गरीब आदमी होगा और उस मेहमान के लिए मैं खुद सालन ले जाऊंगा। क्या बात है नदीम भाई, मैं कह रहा हूँ आपने दिल जीत लिया। सुबह सुबह इतनी अच्छी बात सुनने को मिली। ये मैंने अपनी माँ से सीखा था, अपने पड़ोसियों से सीखा था। वहाँ जब भी पहले हमारे जमाने में, जैसे कहते हैं हमारी माँ के जमाने में पड़ोसी के यहाँ कुछ भी बनता था वो बेचते थे, अब नहीं बेचते। एक वक्फे का, यस प्लीज। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया है तो आप तो कुछ पूछ नहीं सकते। ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। हमारे जो गेस्ट हैं वो भी हम बात कर रहे हैं उनसे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। और नदीम साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसे माशाल्लाह एक्सप्लेन किया है कि अखलाकी तौर पे हमें जो है वो ये चीज़ें हमारे अंदर होना ज़रूरी हैं, एहसास पैदा करने की ज़रूरत है, दूसरे की जगह पे आके सोचने की ज़रूरत है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर नदीम साहब अभी क्योंकि प्रोग्राम के इस हिस्से का अख्ताम भी है, तो मैं जाते जाते आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अमली तौर पे हमें किन चीज़ों को इख्तियार करने की ज़रूरत है, कौन सी तरतीब को बेहतर करने की ज़रूरत है, डोर का सिरा क्या हो सकता है कि मतलब हम किन किन चीज़ों को फॉलो करें, किन पे अमल करें और हम अच्छे शहरी बन जाएं, क्योंकि सब चाहते हैं कि वो अच्छे शहरी बने। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग इस बात पे यकीन भी रखते हैं कि वो खुद बहुत अच्छे शहरी हैं और उनसे दूसरे बंदे से पूछना चाहिए, दूसरा बंदा बता सकता है कि भाई आप कितने अच्छे आदमी जी। खैर, तो क्या कहते हैं आप, किस तरह हम खुद को अच्छा शहरी बना सकते हैं? देखिए, एक आदमी भी अगर जिसे कहते हैं दिया जलाएगा और उसको देख के मजीद और दिए जलेंगे तो रोशनी होगी। अब ये एक आदमी कौन है? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक खाने का सिलसिला शुरू कर दिया ना, अब मैं कोई ट्रस्ट का नाम नहीं लूंगा, ना ही मैं हीरो बनूंगा। मैंने इसलिए ये बात कही है कि हर आदमी कर सकता है, एक खाना देना शुरू कर दे, पड़ोस में दे दे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे अहम बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, खुदारा जो कुरान शरीफ आपने लपेट के अलमारियों के ऊपर रखा है ना, उसको नीचे उतारिए,
उसको पढ़े तर्जुमे के साथ, तो बहुत सी गाइडलाइंस मिलेगी, ठीक है। फिर आपको पता लगेगा कि ये दुनिया किस लिए बनी है, हमने अपने फर्ज अदा करने, हमें क्या है, हम ज्यादातर यूं करते हैं, पर ध्यान में रखिएगा ये 3 उंगलियां जो है ना, ये मेरी तरफ आ रही है और सिर्फ एक उधर जा रही है, और एक इसको कह रही है कि रुक जा, रुक जा। तो ये हम अपनी पहले 3 गलतियों को सही करें, फिर किसी एक की तरफ जाए। अच्छा, फिर हम ये बात करते हैं टैक्सेस की, अब हम बात करेंगे। ये मुल्क में हर वक्त ये लोग कहते हैं मैं क्यों टैक्स दूं, यहाँ तो लंदन जैसा बस नहीं है, अमेरिका जैसी सड़कें नहीं है। अरे मेरे भाई, आप सब जब टैक्स देंगे तब तो वो लंदन जैसी बसें बनेंगी, फिर अस्पताल बनेंगे। टीवी प्रोग्राम्स में आ रहे होते हैं कि जी आप में देखें, यहाँ का अस्पताल देखें, वहाँ का देखें। अरे मेरे भाई, यहाँ पे हम जब टैक्स देना शुरू, मैं क्यों टैक्स दूं, सब नहीं देते, मैं नहीं दूंगा। नहीं कहते हुक्मरान खा जाएंगे, मैं क्यों दूं? हुक्मरान खा जाएंगे। अरे आप दें, फिर उसके बाद जो हुक्मरान को पकड़ने वाले इदारे हैं उनको अपना काम करने दे, हर आदमी अपना काम करे। हमारे यहाँ सियासत जो है ना वो बहुत है, चाहे वो घर पे हो, रिश्तेदारों में हो, मियाँ बीवी में हो, बच्चों में हो, कारोबार में हो, हर जगह माशरे में, मीडिया में, हर जगह पे सियासत। सियासत को हटा दें, सिर्फ ये सोचते कि जज्बात, इंसान, मोहब्बत, प्यार, ये रिश्तों को पैदा करें तो ये माशरा बदलेगा, और यही हमारी हदीस सिखाती है। तो सर, ये जो आप बात करें बेसिकली ये एहसास है, तो ये एहसास जो है, जिम्मेदारी का एहसास, ये किस तरह से आएगा? तालीम से आएगा, तरबियत से आएगा, एक्सपोजर से आएगा, या फिर इसके लिए हमें बाकायदा मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत नहीं, मैं कहूँगा सिर्फ लगन। मैं अक्सर कहता हूँ कि इश्क ना करो, मोहब्बत करो, क्योंकि जब हम इश्क करते हैं ना, हम अंधे हो जाते हैं। हम सियासतदानों से इश्क करते हैं तो हमें उनकी हर बात अच्छी लगती है, ऑपोजिशन की बुरी। हम ऑपोजिशन से इश्क करते हैं तो हमें ऑपोजिशन की बात अच्छी लगती है। इश्क ना करें। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत इम्तिहान लेती है। मोहब्बत देखती है कि क्या अच्छी चीज़ है, क्या गलत है, वो उसे बताती है। वो कहेगी मोहब्बत, आप अगर किसी से भी आप मोहब्बत करेंगे, आप ज़रूर कहेंगे कि ये तुम गलत कर रहे हो। अंधों की तरह एतमाद। मजनू क्यों कहते हैं? मजनू अल्फाज है पागलपन, हम मजनू हो जाते हैं। मेरी अर्ज यही है सबसे, दुनिया में मोहब्बत करें पर मजनू मत बने। मोहब्बत करने से आपके जो दिल है, दिमाग है, ये आंखें, ये रोशन हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बारे में मैं आपको एक और बात आपको बताऊं कि हमें अपने तौर पे ये सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जितना जब आपने ये सोच लिया ना कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, अब छोटी सी मैं सोशल मीडिया वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोई भी दुकानदार सस्ता बेच रहा हो तो उसको वायरल कर दे ताकि उसकी दुकान चलने लग जाए। कोई भी डॉक्टर अच्छा इलाज कर रहा हो कम पैसों में, उस डॉक्टर को वायरल कर दे, मतलब कि ताकि जो अच्छी अच्छाई को वायरल करे, मुल्क में मोहब्बत करे। और सबसे अहम बात, हम सब एम्बेसडर्स है। जब हम बाहर मुल्क जाते हैं ना, तो एक पाकिस्तानी गलत करता है तो उसे ये नहीं कहेंगे कि अब्दुल ईसा ने गलत किया, वो कहेंगे पूरी कंट्री को पाकिस्तानी है। तो जब आप कहीं जा रहे हो तो आप एम्बेसडर हो, अपने आप को एम्बेसडर से कम मत समझना। जी, थैंक यू सो मच नदीम भाई। वक्फे का वक्त आ गया और हमें पता भी नहीं चला ये वक्त कैसे गुजर गया। इतने खूबसूरत अंदाज से आपने जो है वो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अल्लाह करे कि हम अपनी ज़िंदगी में भी इनको जो है ना वो शामिल करें, कोई ज़िंदगी की तरतीब बेहतर करें, एक अच्छे शहरी जो है ना बन के भी दिखाएं हम। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे और एक और मौजू पे, अहम मौजू पे बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़ारा रज़ा और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जहां पे
हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिस हवाले से हम गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं और हम अपनी मीडिया अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ये इस मौजू पे आज फिर हम बहुत सारी जो मुफीद मालूमात हैं अपने मेहमान से जानेंगे। हमारा मौजू है पोलियो। हम एक हैं और हम सब मिल के इस पोलियो से के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। पोलियो के हवाले से मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है या सिर्फ जो रियासत जो है उसी की ही ज़िम्मेदारी नहीं है, हम आवाम की भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। हम हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो जो किसी भी फैमिली का हेड है, ज़रा जो कोई भी घर का जो एक ज़िम्मेदार है, जो सरपरस्त है, उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उसके पूरे फैमिली में, उसके ख़ानदान में कोई भी ऐसा बच्चा ना रह जाए जिसको पोलियो के कतरे ना पिलाए गए हों। अगर उस फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट अगर आता है तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो उसका बड़ा फैमिली हेड जो है उसको अपने आप को समझना चाहिए। और अगर हमारी ज़िद की वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाए और इसी तरह मजमूई तौर पर देखा जाए सिर्फ बेशक आटे में नमक के बराबर वो लोग हैं, उनकी वजह से हर साल हमें सैकड़ों की या दर्जनों के हिसाब से अगर केसेस सुनने को मिलते रहें तो ये पूरी कौम जो है उसकी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में हम बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहे और हम इस हवाले से बात करते रहें। तो अभी हमारे साथ जो है वो एक मेहमान मौजूद हैं, बड़े अहम शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद ग़ुफ़रान चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आपके जो मरीज़ हैं बच्चे वो सही हैं? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो हम तो उनको पेशेंट समझते ही नहीं है, हम तो उनको बच्चा ही समझते हैं। अच्छा, क्योंकि एज ए पीडियाट्रिशियन ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको पेशेंट ना समझें, सही 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 सही। तो उनको उसी तरह हम डील करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। गुड, बिल्कुल। तो सही सवालात का आगाज़ करते हैं सर आपसे। जैसे कि पोलियो मुहिम जो इंसदाद पोलियो मुहिम 21 सितंबर से जारी थी और वो एक कामयाबी के साथ जो है वो ख़त्म की गई, लेकिन सर हम देख रहे हैं कि 25 साल से पाकिस्तान में जो है इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है, बार बार होती है और लेकिन उसके बावजूद भी पोलियो का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हो पा रहा। तो आप क्या समझते हैं बीइंग अ डॉक्टर कि सबसे मेन कॉज की बात करें, बेसिक वजह इसकी आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा? इसकी सबसे जो अहम वजह है वो मैं ये कहूँगा कि एक तो अवेयरनेस नहीं है हमारी ना, और कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं और हम कंसीडर करते ही नहीं है। बीइंग अ नेशन हमें कंसीडर करना चाहिए लेकिन हम कभी करते ही नहीं हैं। पोलियो इस वक्त पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 2 कंट्रीज़ रह गए, एक पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान। बिल्कुल बड़े होपफुल थे 2016-17 के अंदर हम समझ रहे थे कि पोलियो इरेडिकेट हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ मेरे ख्याल से 18 या 17 में 12 केसेस थे, लेकिन 19 में फिर वो 140 तक पहुँच गए और 2020 में अभी तक जो मेरे पास अपडेट है वो तकरीबन 75 तक हो चुके हैं, 73-75 तक केसेस हो चुके हैं। अल्लाह खैर। तो इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीक़ा है हमारे पास कि हम पूरी कौम एक हो जाएं, और जब हम एक हो जाएंगे तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। पोलियो क्या कोई भी नहीं हरा सकता। तो हम एक नहीं हैं, हम थोड़ा सा कुछ मतलब मैं 80-90% तो लोग हैं जिनमें कंसेंसस डेवलप है। 10% लोग अभी भी जो हैं उसमें उनको बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि शायद ये इसको पिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है, या ये जो है जो बैनुल अक़वामी वैक्सीन आ रही है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या उनके अंदर स्टेरिलिटी प्रॉब्लम हो रही है, बांझ पैदा हो रही है। बड़ी कॉमन जो है रूमर्स जो हैं पूरी नेशन में फैली हुई हैं, तो इसलिए वो जो है रिग्रेट करते हैं। और जब रिग्रेट करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि वो एक केस भी रह जाए तो वो पूरे माशरे के लिए, पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित होता है हमेशा। तो इसलिए हमें पूरा कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। तमाम फैक्टर्स जितने भी हैं हमारी कम्युनिटीज़, चाहे वो डॉक्टर्स, वकला, मीडिया, रिलीजियस जो हमारे लीडर्स हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स, यानी ऑल ओवर पूरा नेशन जब तक हम इकट्ठी नहीं होंगी उस वक्त तक ये पोलियो को हम नहीं मतलब उसको हम शिकस्त दे सकते। और कल मेरी बात हो रही थी मेरे दोस्त हैं पोलियो एरेडिकेशन ऑफिसर,
तो वो यार मतलब वो भी बहुत डिसहार्टेड लग रहे थे कि यार लोग कोऑपरेट नहीं करते। और जैसे आपने कहा ना अपनी अभी गुफ्तगू के अंदर कि जो हेड होता है जी हाँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाकई हेड, चाहे वो हेड मुल्क का हो, चाहे वो किसी इदारे का हो, चाहे वो अपने घर का हो, तो जब तक वो उसको ऑन नहीं करेगा तो हम पोलियो को नहीं हरा सकेंगे। तो मेरी और आप सब की और पूरी पाकिस्तान की ख्वाहिश यही है कि हम पोलियो को अब इस मुल्क से निकालें किसी भी तरीके से। अच्छा, आपने मुख्तलिफ शोबों का जिक्र किया, तो इसमें कोई आपकी ऐसी तजवीज़ जो आप चाहें कि प्रोग्राम में पेश की जानी चाहिए कि जो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हैं हम उनको किस तरह एक पॉजिटिव वे में इस मुहिम के हवाले से हम यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारी टीवी पर्सनैलिटीज़ और फिल्म की जो पर्सनैलिटीज़ हैं और भी खेलों के जो बड़े बड़े नाम हैं, वो सब चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो मुल्क व कौम का साथ दें और वो अपनी उस मकबूलियत, शोहरत और इन लोगों ने जिन्होंने प्यार दिया है वो किसी तरह किसी अच्छे पैगाम के ज़रिए भी उनके प्यार को वापस लौटा सके। तो आप कोई इस हवाले से कुछ ख्यालात रखते हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैंने बताया ना तमाम फैक्टर्स, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, वो जब फ्रंट पे आके खड़े होते हैं तो लोगों में बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है। लोग बोलते हैं वाह क्या बात है, मतलब होना चाहिए। लेकिन असल में तो आपको लगता है कि ये सारे काम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा क्या है, इनको और स्ट्रेंथ यूज़ की जा सकती है इनकी? बिल्कुल की जा सकती है और की जानी चाहिए, की जानी चाहिए जी बिल्कुल की जानी चाहिए। उससे लोगों में बड़ा जो है, लेकिन असल में हमारा जो हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, उस माशरे के अंदर बड़ा डिवाइडेड लोग हैं, डिविजन्स हैं। कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते ही नहीं हैं। सही है, एज यू नो दैट ना कि आप किसी ना किसी को तो देखते होंगे। हाँ, तो हमने किसी ना किसी को अगर उसे कुछ नहीं पसंद ना तो माहिरा खान जरूर पसंद होगी या फवाद खान, शाहिद आफरीदी, मतलब इतने कोई क्रिकेटर, कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है। हाँ डेफिनेटली ऐसा है। मैं बताया ना 90-80-90%, लेकिन 10% 5% लोग ऐसे हैं मौजूद कि जो नहीं करते, तो उनके भी कुछ हेड्स हैं। हाँ सही। तो उन हेड्स को कैप्चर करना चाहिए, उनको काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई ये जो आपके जो छोटा सा तबका है, इनको समझाएं, इनको गाइड करें, इनको सुपरवाइज करें ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो। और वही जो छोटा सा तबका है उसी वजह से ये एग्जिस्ट कर रहा है और वही नहीं समझ पा रहे हैं। और इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं कि वो सब कुछ ठीक हो जाए। और ये हमारा आज जिक्र करना भी ये उसी चीज़ की कड़ी है कि वो लोग जो आटे में नमक के बराबर हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उन तक भी कम से कम सही बात समझ में आ सके, कुछ सच जो है वो जान सके, हकीकत से वो इतना दूर बैठे हुए हैं, हकीकत का अंदाजा हो सके उन्हें। एक वक्फे का वक्त है जनाब, वक्फे से वापस आएंगे तो इस हवाले से हम डॉक्टर गुफरान साहब से, डॉक्टर मोहम्मद गुफरान चिश्ती साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद गुफरान साहब। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पोलियो के हवाले से। पोलियो वैक्सीन की अगर बात की जाए तो ये क्यों ज़रूरी है? इम्यूनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, हिफाजती टीके लगाना क्यों ज़रूरी है जब बच्चा पैदा होता है, और क्या अहमियत है इसकी? इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है जी। देखें, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये एहतियात है जी। एक बच्चा सही है, सेहतमंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको पोलियो डाल रहे हैं, क्यों? वजह इसलिए कि हम उसका इम्यून सिस्टम इन्हेंस कर रहे हैं, उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। इम्यूनिटी क्या है? मुदाफ़ती निज़ाम। अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम दिया है बॉडी के अंदर ना, मैं आसानी से समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि जो जरासीम दाखिल होता है वो उसे किल कर देती हैं फ़ौरन। सपोज़ किसी को टाइफाइड का जरासीम अंदर दाखिल होता है, तो अगर हमारी बॉडी इम्यून होगी टाइफाइड के अगेंस्ट, तो एंटीबॉडीज़ पहले से बैठी हुई होंगी और वो बीमार होने से पहले उसको किल कर देंगी। पोलियो भी यही है। पोलियो जब हम ड्रॉप्स देते हैं या पोलियो इंजेक्टेबल देते हैं हम,
तो दोनों सूरतों में उसकी इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करते हैं, इम्यून सिस्टम उसका बनता है, यानी मुदाफ़ती निज़ाम बनता है। जब मुदाफ़ती निज़ाम बनता है तो उससे एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जब भी लाइव वायरस, जो जिंदा वायरस दाखिल होगा, तो आपकी पुलिस पहले से खड़ी हुई होगी और वो उसे फ़ौरन किल कर देगी, यानी बीमार करने से पहले। तो ये एहतियात हो गई। और सर इस वायरस को वीक करके डालते हैं, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो लोग ये ना समझ लें कि वायरस इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई किसी आपके बच्चे को किसी किस्म का कोई खतरा हो। ज़रा यहाँ पे एक चीज़ मेरा ख्याल हमें और भी जाननी चाहिए कि क्या गुड वायरस और गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारी बॉडी में, मतलब कि ये सिर्फ ये डरने और गुड वायरसेस तो नहीं होते, लेकिन गुड बैक्टीरियाज तो हैं। अच्छा, वो होते हैं जो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स हैं हमारे अंदर, जो हमारी इंटेस्टाइन में हर वक्त मौजूद होते हैं, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस नहीं होते। वायरस अच्छे नहीं होते? हाँ, कुछ नहीं, वायरस कभी भी अच्छे नहीं होते, वो ऑलवेज खराब होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर वायरस क्यों ना हो। ठीक है। तो पोलियो जो है वो उसके भी, वो भी वायरस है, लाइव वायरस है, और उसकी जो वैक्सीन है ना, उसमें कोई उसका टॉक्सिन शामिल नहीं होता, उसका टॉक्सिन निकाल लिया जाता है। ओके। जब वो टॉक्सिन हम निकाल लेते हैं तो वो बेज़रर हो जाता है। ठीक है। और जब वो बेज़रर हो जाते हैं तो वो जाके अब उसकी शक्ल तो वायरस की है, बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने पूरा सिस्टम, ये रब का है, इंसानों का इख्तियार नहीं है इसके अंदर ना। ये हम तो सिर्फ उस सिस्टम को बूस्ट अप कर रहे हैं, उस सिस्टम को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, यानी उसको एक्साइट कर रहे हैं। जैसे ही वायरस जाएगा तो वो उसके, अब वो जिंदा हो या लाइव वायरस हो या वो वैक्सीन की शक्ल का जो है टॉक्सिन से निकला हुआ वायरस हो, दोनों सूरतों में बॉडी रिकग्नाइज करेगी कोई चीज़ फ़ौरन बॉडी आ गई है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो फ़ौरन उसको रिकग्नाइज करके उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगी, एंटीबॉडीज़ फॉर्म करेगी। सही। अब होता पता है क्या है, मैं अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ साइंटिफिकली। होता ये है कि जब भी वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाता है तो बॉडी डिटेक्ट करती है कोई चीज़ आ गई है और उसके अगेंस्ट फ़ौरन वो काम अमल शुरू हो जाता है। एक पूरा सिस्टम है, दायरा वो साइंटिफिकली मैं आपको नहीं बता सकता, लेमन को समझ में भी नहीं आएगा। उसमें होता ये है कि वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करते हैं। अब इस दौरान अगर वो जिंदा वायरस है और वो दाखिल हो चुका है तो जितना टाइम लगेगा उसको, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगेगा, उससे पहले वो बीमार कर देगा। यानी इन्फेक्शन हो गया और फिर इन्फेक्शन हुआ, और जब इन्फेक्शन हो गया तो वो वायरस हावी हो जाएगा या बैक्टीरिया हावी हो जाएगा और जो तो आप बीमार हो जाएंगे। आपको बेसिकली बचा रही होती है पहले से, एहतियात इसको। हाँ, ये प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन है, एहतियात है कि आपने वही वायरस, उसका टॉक्सिन निकाल के आपने बॉडी में दे दिया। अब बॉडी ने डिटेक्ट किया, अब बॉडी को नहीं मालूम कि इसमें टॉक्सिन है या नहीं है, लेकिन बॉडी उसके अगेंस्ट फॉरन एंटीबॉडीज़ बना देगी। और फिर जब वो बूस्टअप होकर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी, पूरी आपकी बॉडी में घूम रही होंगी, तो जब जिंदा वायरस दाखिल होगा तो पहले से मौजूद होंगे, वो किल कर देंगे, जिसको आप पूरा कहते हैं सिक्योर सिस्टम है। तो अल्लाह ताला ने हमारा भी एक सिक्योर सिस्टम बना के रखा हुआ है, इम्यून सिस्टम जिसको हम कहते हैं, मुदाफ़ती निज़ाम। ये कुदरती तौर पे एक निज़ाम मौजूद है, हम उसको सिर्फ बूस्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि हम सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पोलियो की वैक्सीन है जो हमारे बच्चों को पिलाई जाती है, जिसके लिए पोलियो वर्कर्स और जितनी टीम्स हैं वो अनथक मेहनत करते हैं कि किसी तरह हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज रहे। ये वैक्सीन जिसकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कदर नहीं है, मैं सिर्फ उनके लिए ये सवाल करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर ये वैक्सीन हमें ख़रीद के अपने बच्चों को पिलानी पड़े तो ये कितनी महंगी वैक्सीन है? थोड़ा सा इस हवाले से। बहुत महंगी है वैक्सीन, जितनी भी हैं इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम जो ये वैक्सीनेशन EPI के थ्रू इस वक्त हमारे सेंटर्स पे हो रही है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो WHO के थ्रू आ रही है, अगर सिंगल शॉट वैक्सीन लें तो एटलीस्ट मिनिमम 10,000 या मोर देन 10,000 की है वो। मतलब एक बच्चे को जो एक दो पोलियो के कतरे पोलियो और तमाम वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, जितनी भी वैक्सीन जा रही हैं, जो आप जाते हैं EPI सेंटर में जो वैक्सीन दी जाती है, उसमें नमूनिया की वैक्सीन भी है, उसमें हेपेटाइटिस B भी है, उसमें H इन्फ्लुएंजा भी है, पर्ट्यूसिस है, टेटनस है, सारी वैक्सीन है। उसकी कॉस्ट मोर देन 10,000। अगर खाली आप पोलियो वैक्सीन लें तो वो भी हज़ारों में है, उसकी सैकड़ों में नहीं है। यहाँ पे एक सवाल और उन्हीं लोगों के लिए ऐड करते हैं कि क्यों उनके बच्चों को जो है वो सरकार इतनी महंगी वैक्सीन दे रही है? देखिए, ये पूरा दायरे के बीमार, अगर एक बीमार होगा, एक पोलियो वायरस का पेशेंट मौजूद है आपके मुल्क के अंदर, वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। वो ट्रैवल करेगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ ना अभी, यहाँ एक एडल्ट पेशावर से गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो पता चला जब उसको वो पैरालाइज्ड हो गया पोलियो की वजह से। जब उसकी पैरालिसिस हुई तो जब उन्हें उसको उसका ब्लड सैंपल लिया तो उसमें पोलियो जो है वो पॉजिटिव आया। तो अब देखें
वो था ऑस्ट्रेलिया का, आया पाकिस्तान, यहाँ से वो वापस यहाँ से अडल्ट की infect बात कर रहा हूँ होकर, मैं, जी। तो कितना बड़ा थ्रेट है। तो इसलिए जाहिर है कि लोग ट्रैवलिंग तो करेंगे ना। अब जिसको पॉजिटिव है, जो इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्शन यहाँ से लेके जाए। अभी आपने देखा कोविड के अंदर क्या हुआ, पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया गया। जी। क्यों किया? ताकि ट्रैवल ना करें। बीमारी एक जगह से पैंडेमिक है ना, वो वबा बन गई है। जब वबा बन जाती है तो वो एक से दूसरे को लगती है, ठीक है। और जब वो एक दूसरे को लगेगी, वो इन्फेक्शियस डिजीज है, एक इन्फेक्शन दूसरे को प्रोवाइड करेगा। अब उसका ड्रॉपलेट भी हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी जा सकता है। तो पोलियो भी इसी तरह ट्रांसफर होता है। ओरोफिकल रूट है, यानी मुंह के जरिए और आपका जो स्टूल है उसके जरिए वो जाता है। और भी वो जाके जो अब सपोज उसका जो एंड है वो स्टूल से पास हुआ, आपकी सीवेज लाइन में चला गया, सही अब वो वहाँ लाइव है। अब वो पानी किसी भी कंटिमिनेशन के जरिए फौरन आया तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक तो है। इस तरह ये पूरा फैलता है। जी जी सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद गुफरान चिश्ती साहब, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। पोलियो के हवाले से एक आगाही प्रोग्राम जो है वो हमने मुनक़िद किया हुआ है और ज़ारा रज़ा और मैं हम दोनों मिल के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब से जो है वो कुछ बेहतरीन किस्म की जो है मालूमात हम इकट्ठी कर सकें, जिनसे हमारा फ़ायदा हो सके, हमारे जितने भी दोस्त हैं सुन रहे हैं उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सके। तो ज़रा कौन कौन से नए सवालात आपके जहनों में जो है ना वो आ रहे हैं कि अभी एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं वो कि डॉक्टर साहब अगर कोई पोलियो इन्फेक्टेड है, किसी को पोलियो हो चुका है, तो कितने % चांसेस हैं कि वो दूसरे इंसान को जो नॉर्मल है उसको भी इन्फेक्ट कर दे? आपने कहा ना कंटेजियस है ये, तो जो बीमार हो गया है तो वो भी कर सकता है अफेक्ट? देखिए किसी भी बीमारी के 2 स्टेजेस होते हैं। तो बीमार हो गया एक कैरियर स्टेज होता है जी। कैरियर स्टेज वो होता है जिसमें आपका वायरस मौजूद होता है लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं आते और आप बीमार नहीं होते, लेकिन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन वंस जब एक को इन्फेक्शन हो गया जी, तो इन्फेक्शन होने के बाद उसका कोई भी हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया, इसमें पैरालाइज हो जाता है, आपकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो अब उसमें मैंने बताया था ना कि चाहे लाइव हो चाहे वैक्सीन हो, दोनों सूरतों में एंटीबॉडीज़ तो बनेंगी। अब एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगा, लेकिन उससे पहले उसने बीमार कर दिया और उसको अपाहज कर दिया पेशेंट। यूजुअली पोलियो से अपाहजपन हो जाता है ना, उसका जो लिम्स होते हैं, जिसको पैर है, ये फुट्स हैं और माजूरी का शिकार हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि उससे कोई ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं है। अच्छा। लेकिन बाहर वो डिसेबल हो जाता है, मॉर्बिडिटी में चला गया ना, वो डिसेबल हो गया, वो एक बोझ हो गया माशरे के लिए। अब उसकी टांग बेचारे की नहीं है तो कैसे सर्वाइव करेगा? सही। तो अच्छा, वो इंसान जो अपाहिज हो गया वो दूसरे इंसान के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन वो इंसान जो आपने कहा जो कैरियर है, मे बी उसके सिम्टम्स ना आ रहे हो बट उसके अंदर पोलियो वायरस मौजूद हो, वो इन्फेक्ट कर सकता है। वो इन्फेक्ट कर सकता है। देखिए ना, कैरियर है, अभी एंटीबॉडीज़ बनी नहीं है, या तो बीमार हो जाएगा या वो ट्रांसफ़र करता रहेगा और कैरियर रहेगा। एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो फिर वो सेफ हो जाता है। तो अब आपका जो सीवरेज सिस्टम है जी, उसके अंदर मौजूद रहता है, तो फिर जब तक रहेगा बीमारी, जब तक वायरस लाइव वायरस ज़िंदा मौजूद है आपके माशरे के अंदर, आपकी सीवरेज सिस्टम में, आपकी बॉडी के अंदर, तो आप इन डेंजर हैं, आप ख़तरे में हैं, तो हर सूरत के अंदर। लेकिन इससे का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को पोलियो हो गया तो वो बिल्कुल उससे आप जो है वो उससे दूर हो जाएं, उसको आइसोलेशन में रख दें और वो कंटीजियस है यानी वही ट्रांसफ़र कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर एक यहाँ पे सवाल मैं पूछना चाहूँगा अपने उन बहन भाइयों के लिए जो माजूरी का शिकार हैं और पोलियो की वजह से जिन्हें यानी कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और डबल चैलेंजेस हैं उन लोगों के पास अपनी ज़िंदगी के लिए, उनके लिए सवाल ये कि उन्हें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए
कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, जब आप वॉक नहीं कर पाएंगे तो आपको खाने के हिसाब से भी बहुत सी एहतियात की ज़रूरत है। खाना हज़म नहीं होगा उनका, मोटापे के मसाइल हो सकते हैं, और भी बहुत सारे उनके जो अपना सांस के मसाइल हो सकते हैं। तो उन्हें किस तरह अपने आप को फिट रखना चाहिए, अपना वेट कैसे कंट्रोल करें, दूसरी बीमारियों से कैसे बच सकें, ज़रा इस हवाले से। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, या तो आप फाइट करें, अच्छा, और या आप डिप्रेशन में चले जाएं। दो सूरतें होती है ना, या तो आप फाइट करेंगे, लड़ेंगे, या आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो आप फाइट करें, आप लड़ें, डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि बेहतर हल यही है। बेहतर हल यही है। हाँ। चाहे आपको अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत आपसे ले ली है वापस, तो वो उसके अगेंस्ट में आपको कोई और सलाहियत ज़्यादा दे देगा। नहीं, सपोज इसकी टांग नहीं है, उसका ब्रेन ज़्यादा चलेगा, उसकी आइज़ ज़्यादा अच्छे काम करेंगी। हो सकता है आप बहुत अच्छी आवाज़ में आप कुछ पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे डिबेट कर सकते हो। आपके हाथ अगर काम कर रहे हैं तो आवाज़ से बहुत अच्छा लिख सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हो। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब आप अगर डिप्रेशन में चले गए, यार मेरी टांग नहीं है, मैं क्या करूँ, या मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ, तो फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, तो फिर तो माशरे के लिए बोझ बनेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कोई बात नहीं, एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, एक टांग नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो करूँगा, और लोग कर रहे हैं। हमारी एक डॉक्टर हैं जिन्होंने MBBS किया, वो एब्टाबाद मेडिकल कॉलेज की, उनको पोलियो हुआ नहीं, उनका एक्सीडेंट हुआ था, और वो पूरा निचला हिस्सा उनका धड़ जो था वो पैरालाइज्ड हो गया, और वो अब बेहतरीन, मेरे ख्याल से वो सीनियर रजिस्ट्रार बन गई है। अच्छा, जो इस तरह के कुछ लोग जिनको जिस्मानी तौर पे जो माजूर होते हैं, ज़रा वो पता है, मैंने कुछ पॉजिटिव लोगों से भी मिला मैं, तो उनका कहना ये कि हम शुक्र करते हैं खुदा का कि अल्लाह ताला ने हमें ज़हनी माजूरी नहीं दे दी। मतलब अगर हम ज़हनी तौर पे माजूर होते तो ये हाथ पाँव ये सही सलामत भी होते तो हमारे किस काम के थे हम, मतलब तो वो बड़ा इंसान हर वक्त शुक्र के मुकाम पे जो है वो खड़ा होता है। बहुत सारे फ़हीम ऐसे लोग हैं जो कि पोलियो इन्फेक्टेड हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं। जैसे हमने एक गेस्ट को भी बुलाया था, वो खुद काम कर रही हैं, पोलियो इन्फेक्टेड हैं, और दूसरे जो पेशेंट्स हैं डिसेबिलिटी जिनको किसी भी किस्म की है, वो उनके लिए काम कर रही हैं, उनके लिए हेल्पफुल हैं कितने ज़्यादा। देखिए, पोलियो तो पोलियो, अगर वैसे भी आप अपने आप को हावी कर लेते हैं, आप सब कुछ सही है आपका, लेकिन आप डिप्रेशन में किसी भी वजह से चले जाएंगे तो आप बेकार हो जाएंगे। पोलियो इज नथिंग, एवरीथिंग। मतलब आप हर चीज़ से मुकाबला भी कर सकते हैं, करेज के साथ, हौसले के साथ, और आप चाहें तो डिप्रेशन में चले जाएं। ठीक है, वो डिप्रेशन में नहीं गए, वो मुकाबला कर रहे हैं, हिम्मत के साथ करना है, जो कर रहे हैं उनको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें इस मूजी मर्ज से महफूज, जब पूरी दुनिया में चला गया है, इरेडिकेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो हम क्यों हैं। मेरा और हम सब का ये मतलब करेज वो होना चाहिए, अपना एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हमें पोलियो को हराना है हर सूरत में, इस मुल्क से पोलियो को ख़त्म करना है। हम क्यों पीछे, इंडिया से भी ख़त्म हो चुके हैं अब तो। इंडिया में था लास्ट 4-5 ईयर से, अब वहाँ पे भी नहीं आ रहा कि दुनिया के गरीब तरीन ममालिक से ख़त्म हो गया। हम क्यों हैं, इसलिए कि हम अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उस कन्फ्यूजन को दूर करना है कि नहीं, हमें पोलियो को हराना है, हर सूरत हराना है, और उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उसमें हमें बिला तफरीक सब एक जगह जमा हों और एक आवाज़ निकले कि हमें पोलियो को अपने मुल्क से ख़त्म करना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी हद तक जाना पड़े, पोलियो को ख़त्म करना है। कि पोलियो जो है वो इंतहाई, जैसे क्या है ना, आप देखें ना, डिसेबल कर रहे हैं, माशरे पे बोझ बन रहा है। ये तो अलग बात है, हम इनक्रेज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप डिप्रेशन में ना जाएं, ठीक है, आप डिसेबल हो गए हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई और अपनी एक्टिविटी को आप इन्हेंस कर लें, लेकिन एक्चुअली हमें तो हराना है। हम क्यों डिसेबल हों, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़े, हम डिसेबल क्यों हों, हम क्यों माजूर हों। सही। अच्छा, अगर दो पोलियो पेशेंट्स जो हैं उनकी शादी हो जाती है, दोनों को पोलियो है, इस तरह के हमने केसेस देखे, तो क्या उनकी जो अगली नस्ल है उसमें पोलियो का शिकार होने के चांसेस हैं? नहीं, पोलियो का शिकार उनकी वजह से तो नहीं है, लेकिन अगर माशरे में अगर सपोज उनकी शादी हो गई, वो अमेरिका चले जाते हैं, तो उनके बच्चों को पोलियो नहीं होगा। अच्छा जी, वो बिल्कुल महफूज रहे। यानी कि सर माशरे से वो आपके सीवेज लाइन में हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप से नहीं। पोलियो वायरस आपका कहाँ है, सबसे ज़्यादा जो कंटिमिनेशन मिलती है वो आपकी सीवरेज, जो आपका जो गटर्स हैं, जो आपकी नाली हैं, उनके अंदर मौजूद है, और फिर वहाँ से वो बच्चों में आता है, और फिर वो फैलता है, फिर एक से दूसरा, वो भी कैरियर स्टेज में चलता रहता है। यानी एक पोलियो इन्फेक्टेड का मतलब ये होता है कि 10,000 लोगों में मौजूद है, मीन लाइक दैट। यानी एक
का मतलब ये हो गया कि बहुत लोगों के अंदर मौजूद है, वो मौजूद है ना माशरे में, जी। लेकिन नजर नहीं आ रहा। जैसे कोरोना का आपकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जी 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 जी। किसी एक कितने लोगों को डायग्नोस हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, पता ही नहीं चल रहा, जिनको कोई लेकिन मौजूद तो symptoms है। नहीं है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं। अभी दूसरी लहर जो है ना कोरोना वायरस की, उसके बारे में सुना जा रहा है, और मैंने अभी एक खबर भी वो पढ़ी कि हो सकता है कि हमें दोबारा से फिर से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना हाँ, पड़ेगा। मेरे पास लेटर आया है अभी वो हेल्थ सेक्रेटरी का, तो वो कह रहे हैं कि वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन उसकी वजह यही है कि दोबारा से वो इन्हें उसके केसेस पोलियो कैंपेन को फिर से नुकसान पहुंच सकता है इस हवाले से, अगर फिर तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत मुश्किल है। अब देखें ना, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ पोलियो, हम तो बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं इस वक्त, इंतहाई मुश्किल में फंसे हुए हैं। अगर हम कोरोना लॉकडाउन नहीं करते हैं और अगर इसी तरह लोग जो है वो एहतियात नहीं करते हैं, प्रिवेंशन नहीं करते हैं, SOPs को फॉलो नहीं करते हैं, हो गई है कोरोना, फिर फैलेगा तो गवर्नमेंट दायरा अल्टीमेटली फिर लॉकडाउन पे जाएगी, फिर वो रिस्ट्रिक्ट करेगी आपको। उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर फिर वही यही होगा कि जो आपकी पोलियो जो मुहिम होती है उसको जो है फिर रोका जाएगा, उसको ब्रेक उसमें आएगा, फिर मतलब इट वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टू से क्या कहें, क्या करें, मतलब मुश्किल में है। तो अब हम यही कर सकते हैं, अपनी मैं मैसेज है अपनी पूरी आवाम के लिए, पूरी नेशन के लिए, कि भाई आप SOPs पे अमल करें, एहतियात करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, स्कूल खुल गए, एहतियात करें। बाकी अल्लाह ने अब तक तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रखा हुआ है। हाँ। आप देखें अगर अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, क्या हाल है, दुनिया भर से मवाजना करें तो हमें सबसे कम नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह, इवन इंडिया। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया और हमें जो है वो आपने बहुत ही अहम मालूमात जो हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में शेयर की हैं आपने, आपका बेहद शुक्रिया। दोस्तों हमने जितनी भी बात की है उस हवाले से हम सिर्फ ये चीज़ इस बात के साथ मैं प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा कि हमें जितने भी पोलियो पेशेंट्स हैं वो हमारी सोसाइटी पे बोझ नहीं बनने देना है। हम अपने रवैये से हमें उन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना है, अपने रवैये से। वो उनका उतना ही हक है इस सोसाइटी पे, इस मुल्क पे, हर चीज़ पे जितना एक आम शहरी का है। वो अगर माजूर हैं तो वो हमसे ज़्यादा बहादुर लोग हैं। अगर अल्लाह ना करे हमारे ऊपर इतना मुश्किल वक्त हो तो शायद हम हिम्मत हार चुके होते। अल्लाह ताला किसी भी शख्स पे उसकी हिम्मत से, उसकी ताकत से ज़्यादा उसके ऊपर आजमाइश नहीं डालता है। तो हम उन सारे लोगों को भी सैल्यूट पेश करते हैं जो पोलियो का शिकार हैं। और आखिरी बात प्रोग्राम के अख्ताम में ज़रा जो आज मिस हो गई थी जी, एक बहुत ही अच्छे फनकार वो कल इस जहाने फ़ानी से जो है रुखसत कर गए, मिर्ज़ा शाही साहब, जिनको कदूसी साहब की बेवा और नादानियाँ और बहुत सारे यादगार ऐसे खेल जिन्होंने जिसमें उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए और वो हमेशा याद रहेंगे। उनका एक बहुत ही ख़ास किस्म का अंदाज़ होता था अदाकारी का, जो उन्हें देखते थे और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वक्त वो उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके जितने लवाकीन हैं उनके लिए दुआ करें। फ़हीम अब्बास को और ज़हरा रज़ा को इजाज़त दें, न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। हम आप डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।